जंगल के अंधेरे में रहने वाला गरीब परिवार। देखिए, अब और दूर जाना ठीक नहीं है और आगे चलकर जंगल और ज्यादा घना है। इसलिए हम लोग इन्हीं लकड़ियों को काटकर यहीं पर अपना एक छोटा सा झोपड़ी बना लेना चाहिए। हाँ भैया, आप सही कह रहे हैं। अब सारा परिवार अंधेरी रात में हाथों में लैंप लेकर लकड़ियों को काटता है और उसके बाद अपना एक छोटा सा झोपड़ी तैयार करता है। देख बेटा, यहाँ थोड़ी जगह की परेशानी हो रही है, इसलिए घर की दूसरी तरफ शौचालय बना लेते हैं। ठीक है पिताजी। अब साहिल घर की थोड़ी सी दूरी पर शौचालय बना लेता है। पूरा परिवार घर के अंदर जाता है। मम्मी मम्मी मुझे बहुत डर लग रहा है, कितना अंधेरा हो रहा है घर में। श्श, धीरे बोलो बेटा, नहीं तो जंगल में रहने वाले जंगली जानवर हमारे घर में घुस जाएंगे। घर तो बन गया, चलो दीपा बाहर चलकर थोड़ी सी मिट्टी लाकर एक चूल्हा तैयार कर लेते हैं। चलो मैं भी चलती हूँ। आते वक्त मैंने कुछ साग के पौधे देखे थे, उन्हें तोड़ना है ताकि खाने का बंदोबस्त हो पाए। अब दोनों देवरानी जेठानी अपने दोनों नंद के साथ लैंप लेकर जंगलों में आती हैं। जहाँ एक तरफ अंजलि और दीपा मिट्टी को इकट्ठा करती हैं, वहीं दूसरी तरफ जूही जंगल में साग को तोड़ रही होती है। तभी जंगली जानवरों की चीखने की आवाज आती है। अंजलि, दीपा, कहाँ हो तुम? हाँ जूही, घबराओ मत, मैं ये रही यहाँ। जंगली जानवरों की आवाज सुन के सभी फटाफट घर की तरफ आने लगते हैं। ये कैसा जंगल है जहाँ दिन में भी इतना अंधेरा है? मुझे तो बहुत डर लग रहा है, ना जाने हमें कब तक ऐसे ही अंधेरी जंगल में रहना होगा। कुछ देर बाद सभी लोग घर आते हैं। अंजलि घर में आकर मिट्टी का चूल्हा बनाती है और फिर जूही उस चूल्हे पर हरे पत्तेदार साग की सब्जी और साग की रोटी बनाती है। मम्मी, ये आपने क्या बना दिया खाने में? मुझे नहीं खाना ये। बेटी ऐसे जिद नहीं करते, जंगल में हमारे पास इन हरे पत्तेदार सब्जी और साग को खाने के सिवा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अब अंधेरे घर में लैंप की रोशनी में सारा परिवार खाना खा रहा होता है। खाना खाने के बाद जूही हाथों में जूठे बर्तन को लेकर, अंजलि, यहीं जंगल में थोड़ी दूर पर एक नदी है, चलो वहां जाकर इन जूठे बर्तनों को धो लेते हैं। नदी के पास जाना ठीक रहेगा? कहीं कोई जानवर हम पर हमला ना कर दे। अरे कुछ नहीं होगा, तुम अपने हाथ में लैंप ले लो और एक माचिस अपने हाथ में मैं रख लेती हूँ। अब जंगल के बीचों बीच अंधेरे में जूही अपने हाथ में जूठे बर्तन, वहीं अंजलि अपने हाथ में लैंप लेकर नदी के पास आती है। अंजलि, तुम ये लैंप की रोशनी मुझे दिखाती रहो, मैं फटाफट से इस नदी के पानी से जूठे बर्तन को धो लेती हूँ। जूही अंधेरे में नदी किनारे बर्तनों को धो रही होती है और अंजलि लैंप लेकर खड़ी होती है कि तभी अचानक जंगली भेड़िया चिल्लाते हुए नदी किनारे आ रहे होते हैं। जूही, भेड़िया, भागो! भेड़िया चिल्लाते हुए जूही और अंजलि की तरफ आ रहे थे। रुको अंजलि, डरो मत, मेरे पास माचिस है, देखो वहां पर सूखे पत्ते गिरे हुए हैं, चलो उसमें आग लगा देते हैं। आग के ताप से ये जंगली जानवर हमारे पास नहीं आ पाएंगे। जूही फटाफट सूखे पत्तों को इकट्ठा करके उनमें आग लगा देती है। आग की लपटों को देखकर भेड़िया अपना रुख बदल लेते हैं। भेड़िया जा चुका है, चलो अंजलि अब घर चलते हैं। अब जूही अंजलि के साथ बर्तनों को लेकर घर आ रही होती है कि तभी अंधेरी रात में उड़ते चमगादड़ जूही के गालों पर आकर चिपक जाते हैं। जूही तेज चिल्लाती है, चमगादड़, अंजलि मुझे बचाओ, नहीं तो ये चमगादड़ मेरे शरीर का सारा खून चूस लेगी। मैं क्या करूं? मैं तो इसे अपने हाथों से छू भी नहीं सकती। रुको, मैं एक लकड़ी की छड़ी लाती हूँ। अंजलि लैंप की रोशनी से आसपास लकड़ी की छड़ी ढूंढती है। तभी उसे एक लकड़ी की छड़ी दिखाई देती है और वह उसको उठाकर जूही के गालों पर से चमगादड़ को झटक कर भगाती है। माँ, आज तो तुमने बचा लिया अंजलि, नहीं तो मैं इस चमगादड़ के हाथ मारी जाती। पैरों की रफ्तार को बढ़ाते हुए अंजलि और जूही अब घर में आती हैं। कहाँ रह गई थी तुम दोनों? माँ जी, वो नदी किनारे हमारे सामने जंगली दो भेड़िया आ गए थे, फिर कुछ दूरी पर चलकर आए तो एक चमगादड़ देवरानी जी के गालों पर बैठ गया था। बड़ी ही मुश्किल से जैसे तैसे जान बचाकर आए हैं हम दोनों। चलो भगवान का शुक्र है तुम्हारे साथ कोई अनहोनी नहीं हुई। अब बड़ी ही उलझन के साथ पूरा परिवार जंगल के अंधेरे में रहने की कोशिश कर रहा था कि तभी एक रात, हे भगवान, इस टॉयलेट को भी अभी आना था, अब इतनी रात में मुझे अकेले लैंप लेकर जाना होगा। रीमा लैंप लेकर शौचालय के अंदर जाती है कि तभी शौचालय के बाहर जंगली बिल्लियां और गीदड़ अपनी अपनी आवाज में दहाड़ने लगते हैं। शौचालय के अंदर बैठी रीमा, मम्मी, बाहर तो जंगली जानवर है, अब मैं कैसे बाहर निकलूं? घर में भी सब सो रहे हैं। शौचालय के बाहर खड़े जंगली जानवरों से रीमा की हालत पहले ही खराब हो रही थी कि तभी शौचालय के अंदर एक बहुत बड़ी गिरगिट दीवार से रीमा के पैरों के पास गिरता है और रीमा तेज चिल्लाती है,
मम्मी बचाओ, कोई है। कमलेश उठो, देखो रीमा के चिल्लाने की आवाज आ रही है, शायद वह शौचालय गई है। अब घर के सदस्य लकड़ी में कपड़ा बांध उसमें आग लगाकर बाहर आते हैं। आग की लौ को देख जंगली जानवर वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद रीमा घर के अंदर आती है। बेटी तू ठीक तो है? जंगली जानवरों ने तुझ पर हमला तो नहीं किया ना? नहीं, आप लोग सही वक्त पर आ गए, जिस वजह से वह जंगली जानवर मुझ पर हमला नहीं कर पाए। इसी तरह एक शाम फिर। मम्मी मम्मी हम बाहर खेलने जा रहे हैं। बेटा, इस अंधेरी जंगल में तुम कहाँ खेलोगे? तुम्हें पता है ना यहाँ खतरनाक जानवर रहते हैं। अरे मम्मी कुछ नहीं होगा, हम अपने साथ लैंप लेकर तो जा रहे हैं, इसकी रोशनी में खेलेंगे हम दोनों। ध्यान से बच्चों, ज्यादा आगे मत जाना, यहीं घर के आसपास ही रहना। अंधेरी जंगल में लैंप को दूर रख रोहन और सुमन खेलने लगते हैं कि तभी एक जहरीला सांप आकर सुमन के पैरों पर डस लेता है। मम्मी 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 जल्दी आओ, सुमन के पैरों पर सांप ने डस लिया है। मम्मी पापा दादी जल्दी आओ। पैरों पर लगे डंक देखकर लगता है किसी जहरीले सांप ने डसा है। मुझे इस जहर को मुंह से चूसकर बाहर निकालना होगा। ठीक है देवर जी, आप ऐसा करिए, तब तक मैं जंगल से नीम, धतूरा, बेल, शीशम के पत्ते लाकर उनका रस निकाल लेती हूँ। उसको पीने से आपके शरीर पर सांप के जहर का असर नहीं होगा। अब साहिल सुमन के पैरों के जहर को चूस कर फेंकता है। वहीं अंजलि लैंप लेकर जंगल से धतूरा, नीम, शीशम, बेल लाकर उन्हें पीसकर उसका रस साहिल को पिलाती है। ये रस थोड़ा सुमन को भी पिला दो। इसी तरह बड़ी ही कठिनाइयों से सारा परिवार अंधेरे जंगल में रह रहा होता है। तभी एक दिन जंगल में तेज तेज आंधी शुरू होती है। दूसरी तरफ घर का दरवाजा खुला रहने की वजह से आंधी की तेज तेज हवाएं घर में घुसती हैं, जिस वजह से दीवार पर टंगे सभी लैंप टूटकर जमीन पर गिर जाते हैं। पापा पापा मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मैं अंधा हो गया हूँ क्या? मेरी आंखें तो ठीक है ना? बेटा, अंधेरे में मेरा दम घुटता है, कुछ कर, मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। अब जैसे तैसे दीवारों को पकड़ पकड़ कर अंजलि दरवाजे के पास आकर दरवाजे को बंद करती है। उसके बाद अलमारी पर हाथों से टोह टोह कर माचिस ढूंढती है और चूल्हे में रखी लकड़ियों में आग लगाती है। अब ठीक है आप लोग। कमलेश, मैंने जब तक चूल्हे में लकड़ियाँ जला रखी हैं तब तक तुम जंगल से बाहर जाकर किसी दुकान से दूसरी लैंप खरीद कर ले आओ। हाँ, आप लोग रुकिए, मैं अभी लाता हूँ। अब कमलेश घर के बाहर आता है, जहाँ खतरनाक जानवरों के चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही होती है। कमलेश डरते डरते एक लकड़ी के सहारे से जंगल से बाहर निकलकर एक दुकान से लैंप खरीद कर घर आता है। ये देखिए, मैं ले आया लैंप, अब आप लोग इसे जला लीजिए। अब जंगल में रहते रहते पूरा परिवार जंगल के वातावरण को अच्छी तरीके से समझ गया था। उन्हें जंगली जानवरों से लड़ना, आयुर्वेदिक दवा बनाना सब कुछ आ गया था। तभी एक दिन एक पुलिस अपने कुत्ते के साथ रास्ता भटक कर उस अंधेरे जंगल में पहुंच जाता है, जहां जंगली जानवरों में घेर लेते हैं। कुत्ता उन जानवरों पर भौंकने लगता है कि तभी वह जंगली जानवर पुलिस के शरीर पर हमला करते हैं। मिंटू, तुम ठीक हो? मेरा टॉर्च यहीं गिर गया है और इस अंधेरे में मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तभी जानवरों की आवाज सुनकर कमलेश और साहिल लकड़ियों में आग लगाकर बाहर देखने आते हैं, जहां जख्मी पुलिस और कुत्ते को देख साहिल और कमलेश उन्हें अपने घर लाते हैं। जूही, जाओ फटाफट आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां पीस कर ले आओ। इस जंगल के खतरनाक जानवरों ने दरोगा और इस मासूम कुत्ते पर हमला किया है। जूही जड़ी बूटी पीसकर साहिल के हाथ में देती है। साहिल जड़ी बूटी पुलिस और कुत्ते के जख्मी जगहों पर लगाता है कि कुछ देर बाद। बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने हमारी इतनी बड़ी मदद की। पर आप लोग इस जंगल में क्या कर रहे हैं, ये जानते हुए कि यहाँ पर खतरनाक जानवर रहते हैं? शौक से नहीं रहते साहब। अगर उस ठेकेदार ने हमसे हमारी जमीन धोखेधड़ी से नहीं छीनी होती तो हमें इस तरह इस अंधेरे जंगल में अपने परिवार के साथ न रहना पड़ता। हम गरीब थे, इसलिए उस ठेकेदार का कुछ भी नहीं कर पाए। कौन है वो ठेकेदार, मुझे बताइए, मैं करूंगा आपकी मदद, मैं दिलवाऊंगा आपको आपकी जमीन। पुलिस पूरे परिवार के साथ गांव में आता है और ठेकेदार के ऊपर कार्रवाई करता है, जिसके बाद सुरेश के पूरे परिवार को उसकी जमीन मिल जाती है और वह अपने पुराने घर में आते हैं। पूरा घर एलईडी लाइट की रोशनी से चमक रहा होता है। कितने सालों बाद मैं अपने इस घर में आई हूँ और आज इस रोशनी को देखकर लगता है जैसे मानो अंधे को आंख मिल गई हो। मम्मी मम्मी हमारा घर कितना अच्छा लग रहा है ना, कितनी सारी लाइट जल रही है।
इतने समय के बाद रोशनी का अनुभव करके पूरा परिवार बहुत खुश होता है। अब अंजलि और जूही गांव में अपना एक आयुर्वेदिक दवाई का शॉप भी खोल लेती हैं और इस व्यापार के साथ पूरा परिवार खुशहाल जिंदगी गुजारने लगता है। मैंने तो शादी को कुछ ज्यादा ही हल्के में ले लिया और साथ ही मेरी माता श्री, उन्होंने भी मुझे कुछ खास सिखाकर ससुराल नहीं भेजा। मुझे तो डर लग रहा है कि आज ना जाने मेरी पहली रसोई में मेरा क्या होगा। मुझे तो खीर तक बनानी नहीं आती है। अगर मेरी सास ने मुझे खीर बनाने को बोल दिया तो मैं उन्हें क्या बोलूंगी कि खीर नहीं हलवा बनाऊंगी। मेरा तो दम पहली रसोई को सोच कर ही आधा हुआ जा रहा है। नहीं गायत्री, इस तरह से हिम्मत नहीं हारते। जो भी है नीचे तो जाना ही पड़ेगा। चल गायत्री, नीचे चल। गायत्री ऐसे ही बोलते हुए नीचे पहुंची। गायत्री विमला की बहू थी जिसकी अभी 1-2 दिन पहले ही शादी हुई थी। आज गायत्री की पहली रसोई की रस्म होने वाली थी, जिसकी वजह से गायत्री काफी परेशान थी। वो डरती डरती ही नीचे गई, जहां उसकी सास और नंद उसका इंतजार कर रही थी। नमस्ते माँ जी। नमस्ते बेटा, क्या बात है, तुझे आने में आज कुछ देर हो गई? हाँ बस वो माँ जी। चल कोई नहीं, कभी कभी हो जाता है। वैसे आज तेरी पहली रसोई की रस्म होगी, तुझे याद तो है ना? जी माँ जी, मुझे याद है। बताइए क्या बनाना है? हलवा? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं इन हलवे वलवे जैसी पुरानी चीजों से अब काफी दूर हो गई हूँ। हमारे घर में अब ये सब नहीं, कुछ नया खाया जाता है। ओह गॉड, अब ये लोग क्या नया खाते हैं? मेरे घर में बहू सभी लोग हक्का नूडल्स पसंद करते हैं, तो तू भी हक्का नूडल्स ही बना देना। हक्का नूडल्स का नाम सुनकर गायत्री का सारा डर ही उड़नछू हो गया और वो मुस्कुराते हुए बोली, माँ जी आपको सच्ची में हक्का नूडल्स ही खाने हैं? हक्का नूडल्स तो मेरे भी फेवरेट है, मैं जरूर बनाऊंगी। गायत्री ऐसे बोलकर खुशी खुशी हक्का नूडल्स बनाने को रसोई में चली गई और हक्का नूडल्स बनाने लगी। अरे वाह, मैं तो बेवजह ही डर रही थी कि मेरे ससुराल वाले ही ना जाने क्या बनाने को बोल देंगे, लेकिन मेरी तो सारी उलझने ही खत्म होगी। हक्का नूडल्स बनाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। गायत्री ऐसे बोलते बोलते हक्का नूडल्स बनाने लगी। उसे हक्का नूडल्स काफी अच्छे से बनाने आते थे, जिसकी वजह से थोड़ी ही देर में उसके बनाए हुए नूडल्स से सारा घर महकने लगा और उसने बहुत ही टेस्टी हक्का नूडल्स बनाकर रख दिए। कुछ ही देर में सभी उन्हें खाने को आ गए और अद्भुत, हा, मजा ही आ गया। बहू, आज तक की अपनी जिंदगी में मैंने कभी भी इतने अच्छे हक्का नूडल्स नहीं खाए। तूने ये कैसे बनाना सीखे? हाँ भाभी, ये सच में बहुत ही ज्यादा टेस्टी है, मैं बता भी नहीं सकती हूँ, ये इतने अच्छे लग रहे हैं। अच्छा हुआ आपको पसंद आ गए, नहीं तो मुझे तो डर ही लग रहा था कि पता नहीं आपको ना जाने ही कैसे लगेंगे। हक्का नूडल्स बहुत ज्यादा दमदार थे। ये ले तेरा शगुन। विमला से गायत्री ने खुशी खुशी शगुन लिया और उसकी पहली रसोई की रस्म बेहद ही अच्छे से गुजरी। ऐसे ही सिलसिला जारी था और शाम के वक्त, माँ अब आज शाम में क्या बनेगा? आज शाम को ये ले, मैंने सामान की लिस्ट बना दी है। ये सामान लाकर खाना बना लेना, और हाँ, रिमझिम को साथ ले जाना, तो जरा तू भी इस शहर के रास्ते और बाजार के बारे में जान लेगी। विमला की बात सुनकर लिस्ट लिए रिमझिम के साथ गायत्री शॉपिंग करने को आ गई। कुछ देर बाद मार्केट में पहुंचकर जैसे ही गायत्री ने लिस्ट चेक की, ग्रीन, येलो और रेड कैप्सिकम लेने हैं, साथ में सोया बड़ी, हक्का नूडल्स के पैकेट, टमाटर और हरी मिर्ची। ये तो सारा का सारा हक्का नूडल्स का ही सामान है। रिमझिम, क्या हम लोग आज शाम को भी हक्का नूडल्स ही खाने वाले? मेरा मतलब दोपहर को तो हमने यही सब खाया, तो फिर? भाभी, बस दोपहर में हक्का नूडल्स खाना भी कुछ खाना है? हमारे घर में हम लोग रोजाना ही हक्का नूडल्स खा सकते हैं, और वो भी बिना थके। तो बस दोपहर में खाना भी कोई खाना हुआ? हाँ, बिना कमाल की बातें करती हो। रिमझिम की बात को सुनकर गायत्री चुप सी हो गई और उसने फिर बिना कोई सवाल किए शाम के वक्त के लिए भी हक्का नूडल्स ही खरीद लिए और वही सभी को बनाकर खिलाई। ऐसे ही सिलसिला जारी था और अब गायत्री को अपनी ससुराल आए हुए लगभग 1 हफ्ता बीत चुका था। इस 1 हफ्ते में उसने रोजाना हक्का नूडल्स ही बनाई थी, जिन्हें बना बनाकर और खा खाकर वो थक चुकी थी। आज के दिन गायत्री अपनी सहेली से बात कर रही थी। अरे यार, बस तुझे क्या बताऊं, इस 1 हफ्ते में मुझे मेरे ससुराल वालों से कोई शिकायत नहीं हुई। माँ जी भी अच्छी हैं, बाबा और रिमझिम भी अच्छे, और मेरे पति ओम तो सबसे ज्यादा अच्छे। लेकिन ससुराल घर जैसा तो कभी हो ही नहीं सकता, इसीलिए यहाँ मेरा बस एक सरदर्द है, और वो है हक्का नूडल्स। मेरे ससुराल वालों को रोजाना दोनों टाइम बस मुझसे हक्का नूडल्स ही बनवा कर खाने होते हैं। अरे चल कोई नहीं, हक्का नूडल्स की क्या है, जरा सा मन मारकर बना दिया कर, कम से कम लोग तो अच्छे हैं। चल गायत्री, अब मैं रखती हूँ, मुझे खाना बनाना है। गायत्री की सहेली ने फोन काट दिया, जिसके बाद गायत्री भी फोन रखकर खाना बनाने को आ गई। और माँ जी, रोजाना 2-2 वक्त हक्का नूडल्स खा खा कर अब मेरा दिल भर गया है, तो क्या आज मैं कुछ और बना लूं?
नहीं बहू, बिल्कुल भी नहीं। मेरे घर में सभी को हक्का नूडल्स खाना पसंद है। अगर तुझे कुछ और खाना है तो तू अपने लिए बना ले, लेकिन घर वालों के लिए हक्का नूडल्स जरूर बनाना। विमला की बात सुनकर गायत्री रसोई में आ गई और आज भी उसने सभी के लिए हक्का नूडल्स और अपने लिए रोटी के साथ मटर पनीर की सब्जी बनाई। गायत्री हक्का नूडल्स खाकर पक गई थी तो उसने सब्जी और बाकी सभी ने हक्का नूडल्स खाए। ऐसे ही शाम हो गई और अरे नहीं, अब फिर से मेरा हक्का नूडल्स बनाने का जरा भी मन नहीं। आज एक काम करती हूँ, सब्जी मैंने ज्यादा बनाई थी तो उसके साथ में चावल उबाल देती हूँ, आज सभी हल्का सा खाना खा लेंगे। गायत्री ने आज शाम किसी से पूछा नहीं और उसने सब्जी के साथ चावल बना दिए। कुछ देर के बाद जब सभी खाना खाने को बैठे तो सभी घर वालों की आंखें हक्का नूडल्स देखने लगी। अरे गायत्री, हक्का नूडल्स तो बना देती, हक्का नूडल्स क्यों नहीं बनाए? ओम जी, इतना आप लोग हक्का नूडल्स मत खाया कीजिए, आज मेरा मन नहीं था और आप सभी की हेल्थ के तरफ को सोचते हुए मैंने हक्का नूडल्स नहीं बनाए। अच्छा जी, तो अब तू हमें सिखाएगी कि हेल्थ की तरफ को कैसे सोचना है। ये सारी तो तेरी बेकार की बात है। असली बात तो यही है कि तेरा दिल नहीं कर रहा था हक्का नूडल्स बनाने का। नहीं बाबा, ऐसा नहीं है। और बाबा, आप तो समझदार हैं, तो फिर आप अपनी सेहत के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं? आपको इतने हक्का नूडल्स नहीं खाने चाहिए। जितेंद्र को गायत्री समझाने लगी, लेकिन जितेंद्र को गायत्री की ये बात अच्छी नहीं लग रही थी, जिसकी वजह से उसने उसे चुप कर दिया। चुप, एकदम चुप हो जा बाबू। तू इतनी बड़ी नहीं हो गई है कि तू अब हमें सिखाएगी। जाओ तुम लोग ही खाओ ये बकवास खाना, मैं तो नहीं खा रहा। गायत्री के हक्का नूडल्स न बनाने से सारे घर में एक बवाल सा आ गया था। गायत्री ने उसी दिन से अपने कान पकड़ लिए और उसी दिन से उसने सोच लिया कि अब से चाहे जो हो हक्का नूडल्स जरूर बनाएगी। ऐसे ही अब लगभग 1 महीने से सिलसिला जारी था। गायत्री का एक भी दिन हक्का नूडल्स बनाने से खाली नहीं गया था। वो अपना मुंह सिलकर सभी के लिए हक्का नूडल्स बनाती थी। ऐसे ही सिलसिला जारी था कि आज के दिन सभी बैठे हुए खाना ही खा रहे थे कि तभी रिमझिम के पेट में जोरों की मरोड़ें उठने लगी। माँ। रिमझिम पहले तो टेबल पर ही मचली, लेकिन जब दर्द ज्यादा तेज हुआ तो उस वक्त फिर रिमझिम से टेबल पर भी नहीं बैठा गया और वो जमीन पर गिर गई। हे भगवान, क्या हो गया मेरी बेटी को? रिमझिम, रिमझिम, अरे ओम, जल्दी से डॉक्टर को फोन कर। ओम ने घबराकर जल्दी से एम्बुलेंस को बुला लिया। एम्बुलेंस के आने पर जल्दी से रिमझिम को हॉस्पिटल लेकर जाया गया, जहां जाते ही रिमझिम के पेट दर्द की जांच हुई और पता चला कि रिमझिम का इमरजेंसी ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन? लेकिन डॉक्टर, मेरी बेटी तो बिल्कुल सही थी, अचानक से ये ऑपरेशन? देखिए, बेशक आपको आपकी बेटी ठीक दिखाई दे रही, लेकिन पेट की जांच करने पर पता चला है कि आपकी बेटी के पेट में मैदा बहुत ज्यादा है और सिर्फ पेट में ही नहीं, वो आपकी बेटी की आंतों में भी अड़ा हुआ है। ये प्रोसेस काफी पहले से चल रहा होगा, लेकिन अब जब ये सब कुछ बहुत हद से ज्यादा हो गया तो फिर उन्हें पेट में ये मरोड़े महसूस हुई। अब कोई दूसरा चारा नहीं है, आपको अपनी बेटी का ऑपरेशन ही करवाना होगा। इसीलिए तो कहते हैं कि हेल्दी मील ही लेना चाहिए। अब बैठे बिठाई का खर्चा बढ़ गया ना आपका। अब मर्जी आपकी है, आपको ऑपरेशन करवाना है या नहीं। हाँ जी, करवाना है ना, करवाना है। आप कीजिए, मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी को कोई और दिक्कत बने। आप इसका इलाज अभी ही कर दीजिए। विमला के बोलने पर उसकी बेटी का ऑपरेशन हुआ। रिमझिम के ऑपरेशन में काफी पैसा लग गया, लेकिन अब इस घटना ने पूरे परिवार की आंखें खोल दी थी। उस दिन के बाद से फिर कभी भी विमला के घर में रोज रोज हक्का नूडल्स नहीं बने। अब सभी हेल्दी फाइबर वाला खाना खाते थे और अब सब कुछ ठीक हो चुका था।